हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल एंड वेलकम बैक टू वन माइंड गुरुकुल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन भी कौन सा? ह्यूमन न्यूट्रिशन। जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें मतलब पहले तो ये समझो ह्यूमन न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चे। ह्यूमन न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं मानव पोषण। ठीक है, मतलब ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ह्यूमन न्यूट्रिशन होता क्या है बेसिकली। देखो बच्चे, ऊर्जा बनाने के लिए जो भी पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं ना, ग्रहण मतलब जो हम इनटेक करते हैं। इनटेक अब बोलोगे मैम इनटेक क्या होता है? इनटेक मतलब जो हम अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं, खाते हैं मुंह में। ठीक है, जो भी खाना उसको कहते हैं हम इनटेक करना या ग्रहण करना। ठीक है बच्चा, तो वो क्या कहलाता है? वो पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो। अब बच्चे एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या है कि जो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका मतलब एक ही होता है। फूड को क्या कहते हैं बच्चे? खाना। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है हिंदी में क्या? पोषक तत्व। ठीक है, अब हम इन्हीं दो टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, फूड या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, यानी खाना या जो आपके पोषक तत्व होते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, अब आगे मैम ये बताइए मतलब ये कितने तरह के होते हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं फूड की यानी खाने की या पोषक तत्वों की, तो इसको ध्यान से देखना, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, फिर हम ये जो दो तरह के फूड्स होते हैं ना, इन्हीं को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, चलो दो तरह के मैम कौन कौन से होते हैं ये बताइए। पहला होता है आपका कौन सा बच्चे? ये होता है कौन सा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से होते हैं बच्चे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब मैक्रो का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझना। जहां कहीं भी मैक्रो टर्म आता है इसका मतलब होता है वृहद। वृहद मतलब बच्चे, वृहद का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मतलब जो साइज में बड़े हों। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जो क्या हो, साइज में बड़े हों। ठीक है, अब दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे कौन से होते हैं मैम वो बताइए आप। ठीक है, चलो एक होते हैं कौन से आपके? ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जहां कहीं भी आप देखोगे बच्चे, इस शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, या क्या कहते हैं इसको? दूसरा कहते हैं इसे छोटा, छोटे या छोटा। ठीक है, छोटे पोषक तत्व। ठीक है मैम, क्या इन्हें और कुछ नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल बच्चे, इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या? देखो ध्यान से, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक। ठीक, और ये कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं उसे देखो ध्यान से बच्चों। ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं क्या? कार्बनिक। अच्छा मैम, आपने यहाँ पे लिखा कार्बनिक। अच्छा, कंपाउंड को बच्चे ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे, जिसमें ये कार्बन हो, ऐसे वाले यौगिक जिसमें किसकी मात्रा होगी? कार्बन भी इंक्लूड होगा, यानी कार्बन भी शामिल होगा, या कह लो कि कार्बन से भी मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन का सहयोग होगा उसे बनने में। ठीक, अब मैम दूसरे कौन से हैं? जो ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चे? इसे ध्यान से देखो इसे। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक। कौन से होते हैं? अकार्बनिक। मैम अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक बोले तो जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, और कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? यौगिक बोलते हैं। आगे चलो मैम, ये बताइए अब आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चे, अब आगे हम इन्हीं ये जो टू टाइप्स बताई है ना आपको मैम ने, इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इनको, और सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब इसको दो जो टर्म्स है ना, ये मैक्रो और माइक्रो, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझो बच्चे। जब माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, जो हम आंखों से यानी न्यूड आइज से ना देख सके। न्यूड आइज मतलब अपनी नंगी आंखों से ना देख सके। दैट मीन्स हमें उसके देखने के लिए क्या चाहिए होगा?
हमें इन वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोपी की जरूरत होती है, ठीक है, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन्हें देख पाते हैं। ठीक बच्चे, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे पोषक तत्व जो क्या हो, पहले से ही छोटे छोटे हों। जैसे मैम एग्जाम्पल देके बताइए हमें, तो आप जैसे देखो बच्चे, सपोज ये कैसे होंगे, इतने छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हम इन्हें कह सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल इस तरीके से, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये कैसे हैं, साइज में बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, आगे बढ़ा बताओ मैम, ये जो मैक्रो होते हैं, मैक्रो कैसे होते हैं बच्चे, ये सपोज इस तरीके से थोड़े साइज में बड़े हैं, ठीक है, यानी ये साइज में कैसे होंगे, बड़े होंगे एज कंपेयर टू माइक्रो। ठीक है, देखो लेट सपोज हमने फॉर एन एग्जाम्पल ये वाले गोले जो हैं ये ले लिए हैं, और ये क्या हुए, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए, और ये छोटे छोटे से हैं जिनको हम नंगी आंखों से ना देख पाए, ये क्या हुए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हुए। ठीक है बच्चा, अब हम आगे इन दोनों ही टर्म्स को, यानी इनमें कौन कौन से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कौन कौन से न्यूट्रिशन आता है, और जो ये वाले हैं कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या सूक्ष्म छोटे पोषक तत्व हैं या अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उन्हें खाते हैं और किस काम आते हैं, अब हम ऐसे पढ़ेंगे इन्हें। ठीक है, तो बच्चों पहले आप ये देखो कि जो वृहद जो मतलब पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, या तो वृहद कह लो, या वृहद वो होते हैं जो क्या हो, जो ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं हमसे, ठीक है, यानी जो बड़ी मात्रा में खाए जाएं, और साइज में भी वो कहीं ना कहीं कैसे होंगे, मतलब कैसे होंगे बच्चे, ज्यादा चाहिए होते हैं वो, ठीक है, और इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। चलो आगे देखो, पहले अभी मैंने क्या बताया था, वृहद ज्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो कैसे वाले होते हैं, जिनमें कार्बन होगा। ठीक है बच्चे, इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत हाईलाइटेड सा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं शर्करा, या इसको एक और नाम देते हैं, कौन सा, शुगर बोलते हैं इसे बच्चे, हम क्या बोलते हैं, शुगर। ठीक है, अब बच्चों ये आपके माइंड में जरूर एक डाउट आएगा कि मैम क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं, जो शर्कराएं होती हैं, उनमें कार्बन होता है? बिल्कुल, मतलब जो वो बनती है उनका फॉर्मेशन जो है, उसकी फॉर्मेशन में कार्बन का क्या है बच्चे, कार्बन की भी अमाउंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक कैसा कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन होती है उसमें। ठीक है, चलो लिपिड्स या फैट, लिपिड्स को ही क्या बोलते हैं बच्चे, फैट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फैट होते हैं इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे क्या, वसा बोलते हैं इसे। ठीक, और वसा किससे मिलके बनी होती है, कार्बन से मिलके बनी होती है। ठीक है, आगे चलिए मैम, ऐसे ही अगर हम क्या बात करें, जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या कार्बनिक होते हैं, वो कौन से बताए थे मैंने, जो या तो जिन्हें कैसी मात्रा में खाते हैं हम, कम मात्रा में खाते हैं, या साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं। ठीक है, और वो वाले तत्व कौन कौन से हैं, जिनमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, मतलब कार्बन की जो मात्रा है तो बहुत कम होगी या होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वाटर लिखा है, वाटर किससे मिलके बना है बच्चे, H2O, सुना है कभी? तो क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या इसमें कहीं आपको कार्बन दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा ये एक कैसा कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो अब ये जो विटामिन होते हैं मैम, विटामिन किससे मिलके बनते हैं बच्चे, विटामिन को बनने में कार्बन की कोई नीड नहीं होती, उनमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, और मिनरल्स यानी खनिज तत्व जो होते हैं वो भी किससे मिलके नहीं बनते, कार्बन से मिलके नहीं बनते हैं वो। ठीक है बच्चे, अब पहले हम एक बात सीखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पता है दिमाग में बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है, कैसे कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारी बॉडी, मतलब जो इनटेक करते हैं वो किस तरीके से ग्रहण करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से वो स्टोर होते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले जब कभी भी आप देखते होंगे हम कुछ भी खाना, भोजन या कोई भी पोषक तत्व जो खाते हैं उन्हें पहले खाते ही तो हैं, तो कहाँ खाते हैं, माउथ में, मुंह में, है ना। तो बच्चे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इनटेक। इनटेक मतलब इसको कहते हैं हिंदी में क्या, इसे कहते हैं बच्चे ग्रहण करना। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे भोजन का ग्रहण होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है बच्चे, जब हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं फिर उस भोजन का क्या होता है बच्चे, उस भोजन का फिर होता है क्या, पाचन। ठीक है,
उस भोजन का क्या होता है खाने के बाद में? पाचन होता है। जब पाचन हो जाता है, पाचन का मतलब क्या है बच्चे? पाचन में क्या चीजें होती हैं? जो अच्छा वाला खाना होता है, जो हमारी बॉडी की नीड होती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे आंखें हैं, है ना, और हमारे हाथ हैं, और हमारी मतलब पैर हैं, हड्डियां हैं, जिस भी बॉडी पार्ट को, जिस बॉडी ऑर्गन को जिस भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, उसका क्या होने लगता है भोजन पाचन के बाद? उसका अवशोषण होने लगता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बच्चे, अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, नेक्स्ट क्या होता है एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चे? फिर उस भोजन का क्या होता है? स्वांगीकरण। देखो स्वांगीकरण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्वांगीकरण होता है। मैम स्वांगीकरण हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्सक्रीशन होता है, यानी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन किसको कहते हैं? देखो बच्चे ध्यान से देखो, जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो जो गुड चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जो मतलब जरूरत वाली चीज होती है, आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हें तो हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है, ठीक है, बिल्कुल। फिर स्वांगीकरण जब हो जाता है, स्वांगीकरण में क्या होता है बच्चे? जो अच्छी वाली चीजें होती है उन्हें रख लेंगे, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे शरीर के लायक नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल, या क्या बोलते हैं उसे दूसरी भाषा में? उसे बोलते हैं मल। और जो लिक्विड वाली फॉर्म में रहते हैं उसे मूत्र बोलते हैं। तो वो उसका क्या हो जाता है बच्चे? उसका हो जाता है क्या? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। यानी जो जो चीजें जरूरतमंद थी उन्हें तो हमारी बॉडी ने रख ली, और जो वेस्ट था उसे क्या कर दिया? उसका उत्सर्जन कर दिया। किसके रूप में? मल मूत्र के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पोषक तत्व खाए। पोषक तत्व कैसे होते हैं बच्चे? दो तरह के होते हैं। हम बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं मुंह में। कैसे खाते हैं? कभी अमरूद खाया है क्या? अमरूद को पीस के थोड़ी ना खाते हैं हम, उसको कट करते हैं, है ना, पीसेस बनाते हैं और मुंह में जाके चबाते हैं उसे। जब चबाते हैं तो चबा के वो कैसी फॉर्म में आता है? ऐसी फॉर्म में आता है, बिल्कुल आता है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है वो। या रोटी का टुकड़ा, हम इतना बड़ा टुकड़ा खाते हैं कम से कम, कैसे? इतना बड़ा तो खाते ही हैं, ऐसे इतना बड़ा। मुंह में जाके इसको चबाएंगे तो कैसे कैसे में बन जाएगा? इतने छोटे छोटे, इस तरीके से वे ये पार्ट्स में बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पार्ट्स है, बन गया, बिल्कुल। अब मैम क्या होता है जब ये बन जाता है ना, इसका अवशोषण होता है। कैसे करते हैं इसका अवशोषण? जो अच्छा वाला है वो तो बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, और जो वेस्ट फूड है वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। अब अच्छे वाला कैसे कैसे जाता है बच्चे? अच्छा वाला फूड बॉडी के अंदर भी कहाँ जाता है? खून में जाता है, ठीक है, खून के अंदर जाता है, ठीक। खून में भी, खून से कहाँ जाता है? बॉडी की जो मतलब पार्ट्स है ना, उनकी सेल्स में जाता है, क्योंकि ऊर्जा किसे चाहिए होती है? हमारी बॉडी पार्ट्स की सेल्स को चाहिए होती है, कोशिकाओं को चाहिए होती है काम करने के लिए, ठीक। और इन्हीं सेल्स में क्या होता है? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन होता है, ठीक बच्चे। इस तरीके से काम करता है क्या? न्यूट्रिशन, या कह लो कि इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो ग्रहण करती है किसको? भोजन को, इस तरीके से पचाती है, ठीक है बच्चे। अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन, कौन से तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्करा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बच्चे शुगर, ठीक है। चलो अब मैम ये बताइए कि शुगर जो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे पहचाने कि कार्बोहाइड्रेट है? बच्चे ये CHO क्या होता है? CHO इससे मिलके बनता है। देखो बच्चों ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अब C बोले तो क्या होता है? कार्बन। क्या होता है बच्चे? कार्बन। ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान से याद रख लेना, ठीक है। H बोले तो क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल। O से क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स या ऐसे वाले तत्व जो किससे मिलके बने हो? CHO, ठीक है, वो क्या कहलाए जाएंगे? वो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक मैं वर्ड बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसे हम आगे यूज करेंगे बार बार, सो दैट आप इसको समझ सके। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। कार्बोज क्या होती है बच्चे? कार्बोज, ठीक है, या कार्ब्स क्या होती है? कार्ब्स। दोनों क्या होती हैं? देखो हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? ऐसे लिखेंगे इसे,
कार्बोज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे कार्ब्स। शॉर्टकट में बोलते हैं कार्बोज का मतलब भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होती है, शर्कराएं, ठीक है। और कार्ब्स भी क्या बोलते हैं, शॉर्टकट ये टर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है बच्चे। जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो जब कार्बोज जो होंगी या कार्ब्स होंगी उसमें CHO का रेशियो क्या होगा बच्चे, ये इस रेशियो में पाई जाती है। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन से वाले रेशियो में, इस वाले में। यहाँ पे कार्बन जो है वो कितना है, 1 है ना, इंस टू 2 है, क्या है, हाइड्रोजन 2 होगा, और ऑक्सीजन जो है वो ऐसे 1 होगा। यानी जब CHO का रेशियो की बात करेंगे तो 1:2:1 होगा, यानी 1:2:1 के अनुपात में क्या होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो क्या, C6H12O6। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम। ये होती है ग्लूकोज। क्या होती है बच्चे, किसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। ग्लूकोज बोले तो वही वाली ग्लूकोज है बच्चे जो हम घोल के पानी में पीते हैं। कब पीते हैं, जब हमारी क्या होने लगती है, बीपी डाउन होने लगता है, बीपी लो होने लगता है, ठीक है। पाउडर सा लाते हैं ना मेडिकल स्टोर से खरीद के डिब्बे में, वो ही होता है, ठीक है। चलो तो अब इसको देखो, क्या ये C6H12O6 इस वाले रेशियो में है या नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो, C6H12O6 क्या ये इस 1:2:1 के रेशियो में है या नहीं है, मैम बिल्कुल है। कैसे है मैम बताओ तो, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, आ गया नहीं, 1:2:1, यही तो मैम ने बताया यहाँ पे, ठीक है। चलो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब मैम एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, कौन सा क्वेश्चन, अब वो आपसे पूछेगा किसमें, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, बताओ एक दिन में कितनी मिलीग्राम या कितनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की एक इंसान को खानी चाहिए या बॉडी में लेनी चाहिए। तो बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे अपना आंसर राइट करेंगे, देखो एक दिन में जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खानी चाहिए या लेनी चाहिए उसकी मात्रा क्या होगी, ये देखो ये होगी, ये आपकी 350 ग्राम से कितनी हो सकती है, ऑन एन एवरेज 400 ग्राम तक, ठीक है। अब बच्चे ये मत सोचना कि मैम 350 ग्राम लिख के आए या 400 ग्राम लिखे हैं हम पर डे में, ये एक दिन का कार्बोहाइड्रेट है। एक दिन में हमें 350 ग्राम से लेके ऑन एन एवरेज 400 ग्राम तक क्या लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा इनटेक या ग्रहण जरूर करनी चाहिए, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखो कैसे, मैम अगर वो 351 ग्राम दे दे तो भी आंसर क्या है आपका, राइट है, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। अगर मैम वो 360 ग्राम दे दे तो क्या हमारा आंसर ठीक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एक दिन में 350 ग्राम से 400 ग्राम तक ले सकते हो, ठीक है बच्चे, इतना होना जरूरी है, ठीक। चलो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब आगे देखो, 1 ग्राम कार्बोज में, कार्बोज बोले तो अभी बताया था ना कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है बच्चे। अब 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कैलोरी की बात होती है बच्चे, कैलोरी मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का, ठीक है। देखो अब 1 ग्राम में कितनी होती है, ध्यान से देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, कितनी है बच्चे, ध्यान से देखना जरा इसको, कितनी है, 4.1 से कितनी है, ऑन एन एवरेज 4.3 कैलोरी। या कई बार वो इसको क्या लिख देगा, कई बार इसको इतना भी लिख सकता है, क्या 4.2 से क्या हो सकती है बच्चे, 4.3 भी लिख सकता है। और ये किस में नापी जाती है, कैलोरी में। क्या है ये कैलोरी, ऊर्जा है, ठीक है। किससे मिलने वाली ऊर्जा, कार्बोज से, ठीक। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी जल्दी से पहले तो एक अच्छा सा लाइक चिपका दो और वन माइंड गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक। वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इंस्टेंट ऊर्जा कौन देता है, इंस्टेंट यानी एकदम से जो ऊर्जा प्रोवाइड करता हो, कौन देता है एकदम से, सबसे जल्दी जो ऊर्जा देगा आपको, सबसे जल्दी, ठीक है, ऊर्जा कौन देगा आपको, कौन देते हैं, कार्बोज देगा, ठीक है, कार्बोज देगा, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये कैसे वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ये ऊर्जा देने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ऊर्जा देने वाले अणु हैं, ठीक है। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बनिक यौगिक है, कैसा कंपाउंड है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। मैम क्या आप सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हो, नहीं बच्चे, ऐसी कोई भी शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो कहाँ से मिलती है, दैट मीन्स इसके रिसोर्सेस या स्रोत क्या होते हैं, पहले हम वो देखें, ठीक है। देखो बच्चे सामने सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे किसके स्रोत हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। जैसे सभी फल यानी जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, अच्छा फल को इंग्लिश में लिखो, फ्रूट्स होते हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब दूसरा देखो, जितने भी जूसेस होते हैं जैसे गन्ने का रस हुआ, ठीक है, या मैंगो शेक पीते हो आप, मतलब आम भी तो मीठा होता है, जितने भी जूसेस होते हैं वो सारे क्या होंगे बच्चे, वो मीठे होते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट्स जो होती हैं यानी मिठाई जितनी भी होंगी कैसी होंगी, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, बिल्कुल होती है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में मैम यानी सब्जियां जो होती हैं, और सब्जियां जब वेजिटेबल्स की बात करते हैं मेनली कौन सी होती हैं, ग्रीन वेजिस, ठीक है। चलो अब मैम राइस, राइस मतलब चावल, सुना है कभी, चावलों को उबाल के उनका पानी जरूर निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें स्टार्च होती है, क्या होती है बच्चे राइस में, चलो जल्दी से इसे लिखो आप, स्टार्च होती है, ठीक है। स्टार्च को हिंदी में स्टार्च ही लिखते हैं, और स्टार्च क्या है, स्टार्च एक तरह की शर्करा है, कैसी है बच्चे ये, एक तरह की शर्करा, शर्करा बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब मैम हनी, हनी का मतलब होता है क्या बच्चे, शहद, ठीक है, वही जो मतलब मधुमक्खियों के छत्ते से निकालते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें भी क्या होती है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि ये मीठी है। टेस्ट में जितनी भी चीजें होती है ना, कॉमनली जो मीठी चीजें होती हैं उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होती है यानी शर्करा होती है, शुगर होती है, ठीक। अब जैसे मिल्क है, मैम क्या मिल्क में भी वो होता है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है क्या, बिल्कुल होती है। आलमंड्स यानी जो आपके बादाम होते हैं इनमें भी क्या होती है बच्चे, कभी टेस्ट किया है आपने, बादाम को खाते हैं हल्का हल्का मीठा सा टेस्ट देते हैं, ठीक है, इनमें भी क्या होती है बच्चे, शर्करा होती है। ब्रेड्स, ब्रेड्स मतलब रोटी, किसकी बनी होती है, गेहूं की, अनाज की, मैदा जो होती है वो भी गेहूं से ही बनती है कहीं ना कहीं। कभी आप गेहूं के दाने उठाना और उसको मुंह में चाप के देखना, तो शुरू शुरू में तो वो फीका लगेगा, जब उसकी च्युइंगम जैसा कुछ बन जाएगा ना मुंह में चबाते चबाते, तो वो मीठा मीठा सा टेस्ट देने लगेगा, ठीक है। कैसा टेस्ट देगा बच्चे, वो मीठा टेस्ट देने लगेगा, ठीक है। अब आगे देखो, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, गुड़ तो सभी ने खाया होगा, गांव वाले जो बच्चे होते हैं जो मतलब थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं पता होगा ये भी कैसा होता है बच्चे, जैगरी गुड़ होता है आपका मीठा टेस्ट में, ठीक। अब आगे मैम एक बात बताइए, आपने लिखा यहाँ पे सबसे जल्दी ऊर्जा देंगे कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा क्यों है मैम, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट है, मतलब जल्दी से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का बॉडी में, ठीक। उसे ब्रेक डाउन उसका करने में हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत कम ऊर्जा में और बहुत कम समय में टूट के हमें एनर्जी देता है बच्चे। और खाना या कोई भी ऐसी फूड या पोषक तत्व हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है काम करने के लिए, इसलिए तो हम खाना खाते हैं ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल बन पाए, ठीक है। तो इसीलिए ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक चीज और देखो, जब कभी भी आप किसी को ब्लड डोनेट करके आते हो, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे भाई जल्दी से उसके लिए एक गिलास जूस प्रिपेयर करके रखते हैं पहले से ही, उस इंसान के लिए जो डोनर है, जो ब्लड को डोनेट कर रहा है। क्यों करते हैं, जैसे ही वो ब्लड डोनेट करेगा उसे कुछ वीकनेस तो फील होगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले मैंने, खून में जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बच्चे जब खून ही वो दे देगा उसे चक्कर आएगा, कुछ कमजोरी महसूस होगी, इसलिए उसे जूस दे के रखते हैं। जूस देगा, जूस में क्या होगा, जूस में कार्बोहाइड्रेट होगी, अभी तो बताया, और कार्बोहाइड्रेट
क्या करती है, जल्दी से ब्रेक डाउन होता है उसका बॉडी में। जब ब्रेक डाउन होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा तो हमें चाहिए हमारे शरीर को। फिर से हम एनर्जेटिक फील करेंगे, फिर से हम नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, हमें वो कमजोरी महसूस नहीं होगी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। ठीक, अब आगे हम और चीजें इसके डिस्कस करते हैं। अब जो हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जितनी भी जो मतलब शर्कराएं होती हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से वो पाचन होता है इनका। देखो बच्चे, इनका पाचन दो तरह से होता है बॉडी में। किस तरह से, पहले एक तो होता है इनका बकल कैविटी में, या माउथ कैविटी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और बकल कैविटी या माउथ कैविटी को हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, जो कि क्या होती है, ये वाला इतना एरिया, जब हम मुंह में कुछ चीज देते हैं, कोई खाना भोजन लेते हैं और अंदर चबाते हैं, उसको हम इस वाले ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ये वाला क्या है, हमारी बकल कैविटी है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, यहाँ पे देखो पहले किस तरीके से, यहाँ एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, या कौन सा होता है, टाइलिन एमाइलेज। ठीक है बच्चे, एक ही, इसके दो नाम है लेकिन एंजाइम ये एक ही है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चे, बकल कैविटी की लार में पाया जाता है। मतलब हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुख गुहा है अंदर वाला, जो ये मुंह है ऐसे, यहाँ जो लार होती है ना मुंह के अंदर, वो उसमें पाया जाता है क्या, उसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, या इसी को कहते हैं टाइलिन एमाइलेज। ठीक है बच्चे, अब इस टाइलिन एमाइलेज और ये लार में होता है। ठीक, अब यहाँ पर कैसा पाचन होगा, किस चीज का, जो हम शर्करा लेंगे उसका कैसा पाचन होता है बच्चे, ये होता है पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल को कहते हैं बच्चे क्या, आंशिक रूप से, आंशिक। देखो बच्चे इसे ध्यान से लिख लेना, ठीक है, आंशिक, इसको कहते हैं आंशिक। और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पे पाचन नहीं होगा, थोड़ा बहुत पाचन होगा, बाकी वो रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए मैम, दूसरा पाचन कैसे होता है, किसकी बात कर रहे हैं, बार बार हाईलाइट कर रही हूं, हम कर रहे हैं कार्बोज की बात, या किसकी, शर्करा की। अब शर्करा का जब दूसरे तरीके से पाचन होता है, वो कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चे, छोटी आंत। ठीक है, चलो अब छोटी आंत में कौन सा वाला एंजाइम पाया जाता है, ध्यान से देखो, ये होता है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, इनको नाम भी याद रखना है, ऐसे कैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अभी बताऊंगी मैं आपको। अब ये कहाँ होगा बच्चे, छोटी आंत के अंदर होगा। ठीक है, छोटी आंत में इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन हो जाएगा, किसका, जो शर्करा होती है उसका। ठीक बच्चे, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा उस पे फोकस करो। वो आपसे पूछेगा, ज्यादा जरूरी नहीं, वो आपसे यही पूछ ले, जो शर्करा है उसका पाचन कहाँ होता है, ऑप्शन में देगा आपको मुख गुहा, या इंग्लिश मीडियम वालों को क्या दे देगा, बकल कैविटी या माउथ कैविटी में। ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीनों में से किसी में मिल जाए, राइट करके आ जाना। ठीक है बच्चे, अब वो क्या देगा, बताओ, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चे, मुख गुहा, हमारी लार में पाया जाता है, ये लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अब वो पूछेगा, बताओ जो शर्करा होती है उसका जो पाचन है हमारी मुख गुहा में पूर्ण रूप से होता है या आंशिक रूप से होता है, तो बच्चे अभी तो बताया आंशिक रूप से होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब वो कहेगा कि जो शर्कराएं होती हैं उनका जो डाइजेशन है छोटी आंत में पूर्ण रूप से होता है या आंशिक रूप से, यहाँ तो पूर्ण रूप से होता है, अभी बताया था आपको। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसके यूनिट की बात करेंगे। यूनिट बोले तो जैसे हर एक चीज की मतलब जो भी क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट होती है। जैसे मैंने क्या बताया, कैलोरी एक यूनिट होती है, किसकी है, कैलोरी यूनिट होती है बच्चे किसकी, ऊर्जा की। ठीक, तो ऐसे ही जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी यूनिट जब वो पूछेगा तो आप क्या बताओगे बच्चे, सैकेराइड। सैकेराइड, ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है बच्चे सैकेराइड, ये सैकेराइड यूनिट होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट्स तो आप डिफरेंट काइंड्स की या डिफरेंट टाइप्स की बताओगे, या और होती भी है एक्चुअल में, तो क्या मैम सभी की जो यूनिट है, सभी की इन द सेंस सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होती है
क्या सैकेराइड ही होती है? बिल्कुल बच्चे, जो भी आपकी कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उसकी यूनिट सैकेराइड ही होगी। अब वो सैकेराइड जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कैसे? जैसे देखो, आगे आओ बच्चे, ये सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मोनोसैकेराइड। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ध्यान से देखो, एक टर्म लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड। ठीक है बच्चे, मोनो जहां पे ये वाला वर्ड आएगा मोनो, इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं इस मोनो को, और मोनो का मतलब होता है एक, एक बोले तो सिंगल। ठीक है, तो बच्चे एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन कितने होंगे? 3 से 7 कार्बन होंगे, और किस फॉर्म में होंगे बच्चे? इस फॉर्म में होंगे। अब देखो इसका रेशियो देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बच्चे? C6H12H6 होता है। बिल्कुल होता है मैम। इसको इसका रेशियो देखो क्या होता है? 1:2:1 होता है। बिल्कुल होता है बच्चे। ये जो 1:2:2 है, इसमें कार्बन की वो देखो, कार्बन कितने हैं यहाँ पे बच्चे? 1 आया ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक बच्चे, चलो अब मैम ये जो होती है ये क्या होती है? आपकी ब्लड शुगर बोलते हैं। इसे रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इससे क्या पता चला बच्चे? जो हमारा ब्लड होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो शर्करा होती है वो ये वाली शर्करा होती है। कौन सी? ग्लूकोज। ठीक है, जिससे क्या होता है? अरे इसी तो शुगर पेशेंट है, डायबिटीज हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे ब्लड में कौन सी वाली शर्करा होगी? क्वेश्चन भी आता है, कौन सी होगी बच्चे? ग्लूकोज होती है। याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12H6। ठीक है बच्चे, इसी को क्या बोलते हैं? और ये तुरंत ऊर्जा देती है। ये जो ग्लूकोज होती है ना, ये तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा होती है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट इसी में क्या आती है? इसमें आती है बच्चे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होती है? देखो, F से फ्रक्टोज और F से आप यहाँ पे रिलेट करके देखना, याद करने का तरीका बता रही हूँ, फ्रूट। ठीक है बच्चे, जितने भी फ्रूट शुगर होती है, यानी फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है ना, ऐसे फल जिसमें मीठा हो या स्वाद में मीठे हो और उनमें जो शर्करा पाई जाएगी उसे फ्रूट शुगर कहेंगे। और F से फ्रक्टोज और F से फ्रूट शुगर, तो फ्रूट में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज शर्करा होगी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। अब बच्चे जो फ्रक्टोज शर्करा होती है ये कैसे मिलती है? जैसे शुगर कैन से मिलने वाली जो शर्करा होती है वो कैसी है? फ्रक्टोज शर्करा। कभी देखा है? अच्छा, शुगर कैन को हिंदी में कहते हैं बच्चे गन्ना। ठीक है, तो गन्ने वाली शर्करा कैसी शर्करा में काउंट होगी? किस में आती है बच्चे? ये आएगी आपकी फ्रक्टोज शर्करा में। ठीक है, अब जैसे दूसरी क्या है? अच्छा देखो ध्यान से इस पॉइंट को, ये एक कैसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इस पे स्टार लगाओ, जल्दी से स्टार लिखो ये वाला पॉइंट। कैसे? यह एक प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। बिल्कुल, कौन सी? जो आपकी गन्ने में पाई जाने वाली या जो फ्रक्टोज शर्करा है बच्चे, ये नेचर में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक बच्चे, अब इसमें क्या कार्बन, देखो मैंने यहाँ बताया था ना, एक मोनोसैकेराइड होते हैं। इसमें जो कार्बन की चेन होती है ना, एक ऐसी शर्करा है ये, कौन सी वाली? मोनोसैकेराइड। कैसी शर्करा होती है बच्चे? जिसमें 3 से 7 कार्बन परमाणु प्रति अणु पाए जाते हैं। यानी जो मोनोसैकेराइड वाली शर्करा होगी उसके एक मॉलिक्यूल में 3 से लेके 7 कार्बन पाए जाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट को देखो। मैम ये क्या लिखा आपने? ये होता है बच्चे क्या? ये है आपकी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होती है बच्चे? ओलिगो का मतलब होता है क्या? जिसमें 2 से 10, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से 10 कार्बन परमाणु प्रति अणु होते हैं इसमें। यानी एक मॉलिक्यूल के, देखो जो ओलिगोसैकेराइड होंगी ना, उसका एक मॉलिक्यूल उठाना उस शर्करा का, उस एक मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चे? उसमें होंगे कितने? उसमें 2 से 10 कार्बन। कितने कार्बन? 10 कार्बन प्रति अणु होंगे, यानी 2 से 10 कार्बन होंगे। समझ में आ गया?
ठीक, इसका मतलब ये है। तो ऐसी शर्करा जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 से लेके 10 तक कार्बन होंगे, 2 से लेके 10 तक कार्बन जुड़े हुए होंगे, वो क्या होंगे, वो कहलाई जाएंगी ओलिगोसैकेराइड। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें से आप ये देखो सुक्रोज आती है, इसका एग्जाम्पल। अच्छा, इनके जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर एग्जाम्पल्स ही पूछता है ज्यादातर। ठीक है बच्चे। तो जैसे सुक्रोज, और सुक्रोज का क्या होता है बच्चे, सूत्र C12H22O11। ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं सुक्रोज। और ये कैसी शुगर मानी जाती है, इसका दूसरा नाम होता है टेबल शुगर। टेबल शुगर बोले तो क्या होती है, जब कोई घर पे मेहमान आते हैं ना, आप उनके सामने शुगर रखते हो, भाई आप कॉफी बना के लाए या चाय बना के लाए फीकी, आप बोलते हो लो भी सर्व कर दो, और जितनी आपको टेस्ट के अनुसार आपको पसंद है मीठा, आप उतनी डाल लेना इसमें शक्कर या शर्करा, है ना। तो यही वाली तो होती है वो टेबल शुगर, उसको बोलते हैं। तो आपकी जो ये सुक्रोज होती है ना, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। ठीक है। जैगरी गुड़ वाली शुगर भी यही होती है। ठीक है बच्चे। हनी शहद में भी यही वाली शुगर पाई जाती है। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब मैम ये बताइए पॉलीसेकेराइड क्या होती है बच्चे। थर्ड इसमें यूनिट होती है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है क्या, देखो पॉली जो ये टर्म है ना, ये वाली, ये पॉली, ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, है ना, मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा हो जो। ठीक है बच्चे। अब इसमें बहुत सारी का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, यानी जटिल वाली फॉर्म में होगी ये वाली सेकेराइड्स। ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कैसी फॉर्म में होंगी बच्चे, ये बहुत जटिल फॉर्म में होंगी, और 10 से ज्यादा कार्बन परमाणु प्रति अणु होते हैं। कैसे मतलब, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, आई होप यहाँ पे आपको समझ रहा होगा। अच्छा, मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ देखो, एक मॉलिक्यूल जो होगा ना इसका, किसका, पॉलीसेकेराइड वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे बच्चे, 10 से भी ज्यादा होंगे। अब मैं एरो लगा रही हूँ, एरो का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ता हुआ। तो 10 से ज्यादा क्या होंगे बच्चे, कार्बन होंगे। ठीक है, कार्बन। चलो जल्दी जल्दी से, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो भाई वन माइंड गुरुकुल को। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। ठीक है। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताओ भाई। ठीक, अगर हम लोग मतलब आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, आप एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स तो दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, ये चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, आगे आइए मैम। अभी जो पॉलीसेकेराइड होती है ना बच्चे, ये हमारी बॉडी में किस टाइप से होती है, 2 टाइप की होती हैं। मैम कैसे होती हैं 2 टाइप की, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, एक तो ये कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, फर्स्ट पाई जाती है स्टोरेज फॉर्म में। ठीक है बच्चा, स्टोरेज फॉर्म में पाई जाती है। और ये सेकंड कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, एक पाई जाती है बच्चे ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है। अब जो स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहित होता है, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, संरचना के रूप में, यानी किसी ना किसी ऐसी संरचना में की फॉर्म में पाई जाएंगी, किसी शेप में, किसी आकार में। ठीक है बच्चे। चलो, अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ इनके एग्जांपल्स को अच्छे से याद करना, क्योंकि वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लाइकोजन। अब मैम ग्लाइकोजन क्यों बता रहे हो, आगे बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे, जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। अब मैं आगे आपको यही डिस्कस करूंगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, मोनोसेकेराइड में नेक्स्ट है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे, ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बच्चे, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब होता है दूध वाले उत्पाद, यानी जो दूध से बनाए जाते हो। ठीक है। बेसिकली ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। आप कह सकते हो कि गैलेक्टोज मतलब दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ठीक है बच्चे। अब बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, और किस में पाई जाती है ये, मैम ये पाई जाती है, सामने देखो सब मैंने लिखा है, जैसे घी में पाई जाती है, दूध में अभी बताया मैंने, बादाम में भी आपकी क्या पाई जाती है, गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है, चुकंदर में पाई जाती है, चॉकलेट में भी पाई जाती है, क्योंकि जब चॉकलेट बनाते हैं उसमें मिल्क भी डाला जाता है। ठीक है बच्चे। चलो,
अब ये लैक्टोज के टूटने पर बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, किसके टूटने पर गैलेक्टोज बनती है? लैक्टोज के टूटने पर बनती है। ठीक है बच्चे, चलो आगे आओ। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में कौन सी आती है नेक्स्ट? माल्टोज। अब जब माल्ट जो ये शब्द है ना बच्चे, माल्ट का मतलब होता है बीज, ठीक, और शुगर का मतलब क्या होगा? शर्करा। तो बीज वाली शर्करा यानी ऐसी शर्करा जो किन चीजों के खाने से मिलती है? जिसमें बीज होते हैं। ठीक है बच्चे, बीज वाली जो चीजें होती हैं, जब उन्हें हम खाएंगे उनसे हमें कौन सी वाली कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? उनसे मिलेगी आपको माल्टोज। ठीक है बच्चे, मेनली पाई जाती है आपकी किसमें? सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती है, इसको आप स्टार करना। ठीक है बच्चे, और ये आलमंड शुगर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आलमंड में कौन सी पाई जाती है? माल्टोज। ठीक बच्चे, अब इसका जो मतलब फॉर्मूला है वो होता है C12H22O11। ठीक, नेक्स्ट आप पॉलीसेकेराइड में आइए। मैम ये बताइए आप, मैंने अभी आपको दो टर्म बताई थी कि एक तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म में पाई जाती है और एक स्टोरेज वाली फॉर्म में। स्टोरेज वाली फॉर्म में ग्लाइकोजन इसका एक एग्जाम्पल है, और मैंने जो स्ट्रक्चर फॉर्म वाली आपको एग्जाम्पल दिया है वो दिया है कोशिका भित्ति। अब मैम ये कैसे होता है? देखो बच्चे, जो ग्लाइकोजन है ना, ये स्टोर होता है किसमें? मानव के शरीर में संग्रहित होता है। ठीक है बच्चे, ये ग्लूकोज है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन के रूप में ये जो पॉलीसेकेराइड है ये स्टोर होती है मानव के शरीर में। ठीक, और मानव के शरीर में तो स्टोर होती है, लेकिन ये बनता किससे है? ये अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ होता है। कौन सा? जो ये ग्लाइकोजन है बच्चे, इसको ध्यान से देखो, ये अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ होता है। अब जब ये ग्लूकोज का बना हुआ है तो इसी से पता चल रहा है ये एक तरह की शर्करा है। ठीक बच्चे, और ये कहाँ संग्रहित होगी? मानव शरीर में। नेक्स्ट कोशिका भित्ति। बच्चे कोशिका भित्ति जो होती है ना, सेल वॉल जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है मैम, सेल्यूलोज की तो बनी हुई होती है, लेकिन इसका इससे क्या कनेक्शन है कि ये क्या है? आप कैसे कह सकती हो मैम कि एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल है। देखो आगे बच्चे, ये सेल्यूलोज जो होती है ना आपकी, ये जो सेल्यूलोज होती है ये बनी हुई होती है बीटा ग्लूकोज की। अब इस बीटा ग्लूकोज की बनने के कारण ही इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं हम? किसको? इस सेल्यूलोज को। इसको रखते हैं बच्चे हम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में। और कौन सी कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक बच्चे, तो आगे से आप ये एग्जांपल्स याद कर लेना, ये वाले भी। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। अब जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो तो हमारी गैलेक्टोज तक ही होती हैं, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको काफी करा दिया है इसमें। ठीक है, यहीं तक थी। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है? ओलिगोसेकेराइड पढ़ रहे थे हम, पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें क्या है नेक्स्ट? लैक्टोज। बच्चे लैक्टोज को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं मिल्क शुगर। मतलब इससे क्या पता चला कि ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मेनली ये दूध में ही पाई जाती है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट आओ पॉलीसेकेराइड में जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी करेंगे? अब आता है स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में भी स्टार्च ही बोलते हैं। और ये स्टार्च जो होता है बच्चे, ये क्या है? ये एक तरीके की स्टोरेज वाली क्या है? शर्करा है। स्टोरेज मतलब संग्रहित होने वाली। ठीक, ये किसकी बनी होती है बच्चे? क्यों है ये ऐसी? ये अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ होता है। इसको आप ध्यान से याद रखना, इस वाले पॉइंट को। अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ होता है क्या? स्टार्च। ठीक बच्चे, अब स्टार्च जब हम बात करते हैं इसके रिसोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ध्यान से देखो, ये आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। ठीक है, अब जो पादपों में जो कार्ब्स होती है ना, यानी जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो क्या स्टोर कर जाती है, मतलब जो उनकी स्टार्च होती है ना, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। यही जो शर्करा होती है, या कह दो अल्फा ग्लूकोज से जो बनने वाली स्टार्च है, वो स्टार्च की ही फॉर्म में कहाँ स्टोर होती है? यानी पादपों की अंदर जो कार्ब्स होती है वो स्टार्च होती है, नंबर 1। प्लस ये उसमें स्टोर वाली फॉर्म में रहती है, यानी स्टोरेज फॉर्म में रहती है। समझ में आया? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज, ये स्टार्च वगैरह ये सब जो है स्टोरेज फॉर्म वाली पॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चे, चलो आगे आ। नेक्स्ट क्या है आपका? काइटिन। ये किसमें है आपका? ये बच्चे हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रक्चरल, यानी जो संरचना के रूप में पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड्स है, उसकी बात जब हम करेंगे तो काइटिन कैसी होती है बच्चे?
काइटिन NAG का बना हुआ होता है। इसको एक ट्रिक से याद कर लो, नाग कह दो इसे बच्चे। अब इसी NAG की फुल फॉर्म इसको बहुत ध्यान से देखना क्या होती है। N से तो आपका क्या हुआ, N हुआ, और A से क्या हुआ बच्चे, आपका एसिटिल हुआ, और G से आ गया आपका क्या, ग्लूकोसामीन। क्या आ गया बच्चे, ग्लूकोसामीन। ठीक है, अब ये जो N एसिटिल ग्लूकोसामीन जो होता है ये किसमें पाया जाता है बच्चे। अब देखो ये ग्लूकोसामीन आया ना, मतलब एक तरीके के क्या है बच्चे, ये ग्लूकोज है, ये एक शर्करा है, इसका बना हुआ होता है आपका काइटिन। ठीक, अब ये जो है ग्लूकोसामीन ये कीड़े मकोड़ों के अंदर पाया जाता है। कौन सा, ये जो काइटिन है ना, ये किसके अंदर पाया जाता है बच्चे, ये पाया जाता है कीड़े मकोड़ों के अंदर। और कीड़े मकोड़े मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके छोटे छोटे। ठीक, अब बच्चे इनके शरीर यानी जो ये कीड़े मकोड़े हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके शरीर की बाहरी परत काइटिन की ही बनी होती है। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब बच्चे जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल किसकी, स्पेशली जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, वो भी किसकी बनी होती है बच्चे, वो भी काइटिन की बनी होती है। समझ में आ गया होगा। ये आपके क्या थे बच्चे, ये आपके सेकेराइड्स थे, उनमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पोलोसेकेराइड्स में हमने डिफरेंशिएशन करके आपको बताया, और इनसे ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसे आप अच्छे से स्टार करके लिखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो बच्चे, एक होता है सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है ये सेल्यूलोज, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या है ये, एक तरह की क्या है बच्चे, ये एक शर्करा है। ठीक, अब जो ये सेल्यूलोज है ना, ये प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल फॉर्म में या नेचर में पाई जाने वाली सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली ऐसी प्राकृतिक शर्करा है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, किसमें, हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है बच्चे, अब जो प्लांट्स होते हैं ना, मतलब जो आपके पादप होते हैं, उनकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो किसकी होती है, वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। ठीक बच्चे, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये सेल्यूलोज के बारे में मैंने आपको एकदम स्टार पॉइंट बताया है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे क्या, प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन की जब बात होती है तो सबसे पहले प्रोटीन को देखो ये किस तरह के यौगिक हैं बच्चे। जब प्रोटीन की बात करेंगे तो ये कैसे यौगिक हैं, ध्यान रखना, ये है आपके कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कैसे, अब बच्चे इसमें देखो कार्बन भी होता है, इसको याद रखना। देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन बेसिकली किस से मिलके बने हुए होते हैं, वो देखो ये होते हैं आपके कार्बन से मिलके बनते हैं, यानी CHON। तो इसको चोन, इस तरीके से एक ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, इसको याद रख सकते हो प्रोटीन को, कि इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है चोन का होता है। ठीक है, चोन बोले तो क्या, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, क्या होता है बच्चे, कार्बन। H stands for hydrogen and O stands for oxygen and N stands for nitrogen। आया समझ में। तो जो प्रोटीन होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, CHON, इससे मिलके बनते हैं ये। ठीक है बच्चे, कार्बनिक यौगिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें कार्बन होता है, दिख रहा है आपको। ठीक है मैम, आगे बढ़ो। ये भी हमें क्या देते हैं बच्चे, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें प्रोटीन से मिलती है। अब प्रोटीन से भी ज्यादा अगर बात करें तो फैट से मिलती है, आगे बताऊंगी क्यों मिलती है। ठीक है, जब हम फैट डिस्कस करेंगे। आगे आओ बच्चे, 1 ग्राम प्रोटीन की जब वो बात करेगा, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ये भी आएगा क्वेश्चन, बताओ प्रोटीन किस किस से मिलके बनता है, तो बता देना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों चारों याद हो गए आपको। ठीक है, फिर वो कहेगा कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बनिक है, बताना कार्बनिक कंपाउंड है। अब आगे वो आपसे पूछेगा बताओ प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, क्या देता है, बिल्कुल ऊर्जा देता है, आपको एनर्जी देता है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है ना तो ये हमारी बॉडी में क्या देगा, ऊर्जा देगा। ठीक, अब बच्चे क्वेश्चन आता है इसमें क्या, 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम खा लें तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, हमें इन द सेंस हमारी बॉडी को। ठीक, तो 1 ग्राम प्रोटीन से ऑन एन एवरेज 4.0 से लेके या 4.1, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, 4.1 से लेके 4.2 तक क्या मिलती है, इतनी कैलोरी ऊर्जा हमें देता है। कितना, 1 ग्राम प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब हमारी बॉडी में होता है। ठीक है बच्चे, आगे चलो।
मैम ये क्या लिखा आपने, ये मुल्डर है क्या? नहीं बच्चे, ये मूलर है। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मूलर। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज करी? जिन्होंने की थी आपके प्रोटीन की खोज। ठीक बच्चे, लेकिन क्या हुआ कि बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्रोटीन को नाम दिया। यानी ये जो प्रोटीन शब्द है ना, ये किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। लेकिन प्रोटीन भी कोई चीज होती है, इसके बारे में खोज किसने करी थी? वो करी थी मूलर ने। ठीक बच्चे, चलो अब आगे बढ़ो। ये संरचना, इसकी जो संरचना होती है, संरचना मतलब इस तरीके से होता है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किसने कहा? पूलिंग। इसे पूलिंग भी को बोल सकते हैं और हिंदी में इसे पोलिंग भी बोल देना। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर वो क्या लिख के दे हिंदी में वो आप देख लेना। ठीक है, तो पूलिंग भी लिखा हुआ आता है, कई बार पोलिंग भी आता है। ठीक है बच्चे, इस नाम के वैज्ञानिक ने क्या करा था? इसकी संरचना बताई थी। ठीक है, कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होती है। अब बच्चे प्रोटीन की जो आधारभूत कह लो या क्या कह दो, बेसिक यूनिट जो होती है या इसकी आधार इकाई जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। मैम क्या बता रहे हो, ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड को हिंदी में बोलते हैं क्या? अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो एक तरह का नाम है और एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। ठीक है बच्चे, अब मैम ये बताइए, ये आगे आपने क्या लिखा? एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो वो होते हैं आपके 20 अमीनो एसिड। अब मैम ये क्या है? ए। देखो बच्चे, जब कभी भी मैं ये टर्म लिखूंगी ए, इसका मतलब होगा अमीनो एसिड। क्या होगा बच्चे? अमीनो एसिड। आगे से इसको याद रखना, इस अमीनो का ए उठाया तो ये रहा, इस वाले एसिड का ए उठाया तो ये रहा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम अमीनो एसिड को आगे से क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, पूरा ना लिखे। ठीक है मैम, आगे आइए। अब मैम ये क्या बता रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? बच्चे से ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। ये किसकी संरचना है? ये एक प्रोटीन की संरचना है। अब मैम ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स ऐड है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है। जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयंस हो उसे क्या कहें? उसे कहते हैं बच्चे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, या हिंदी में कहते हैं क्या? उभयधर्मी अणु। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? उभयधर्मी अणु बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं मैम, आगे बताइए। ठीक है, अब मैम ये उभयधर्मी अणु तो बता दिया, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे बराबर मात्रा में, यानी जितने क्या है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही कितने क्या होंगे? उतने ही नेगेटिव्स हों, उतने ही नेगेटिव आयन हो। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान से देखो, जितने पॉजिटिव आयन उतने ही नेगेटिव आयन। इस चीज को क्या कहते हैं मैम? ये भी तो बताओ बच्चे। इसे कहते हैं हम क्या? उदासीन। ऐसे वाले किसी भी अणु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? और उदासीन आयन होता है। ठीक है, उदासीन अणु होता है। और ये क्या होता है बच्चे? उभयधर्मी अणु है। अभी बताया क्यों होता है उभयधर्मी अणु। बच्चे ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट टाइप के क्या जुड़े हुए हो? ग्रुप, समूह। ठीक है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? ऐसे कार्बन को कहते हैं क्या? कायरल कार्बन। अब बच्चे कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला है। ध्यान से देखो, ये एक अलग समूह है, ये एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, और ये पूरा एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, और ये एक अलग समूह इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। 4 समूह अलग अलग टाइप के हैं और चारों के चारों इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। किसका कार्बन है? एक प्रोटीन का कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहलाया जाएगा? ये कार्बन कहलाया जाएगा आपका क्या? कायरल कार्बन, या हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं बच्चे?
कायरल कार्बन ही हम बोलेंगे। अब जो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, कौन सी वाली मैम, जो उदासीन आयन होता है, देखो नेगेटिव का आयन भी था यहाँ, पॉजिटिव आयन्स भी थे यहाँ और नेगेटिव आयन्स भी थे। जब बराबर अमाउंट में यानी बराबर मात्रा में उतने ही तो पॉजिटिव हो उतने ही नेगेटिव हो, मैंने बताया इन दोनों को मिला के जब ये क्या बन जाएगा, उदासीन आयन। क्या बोलते हैं इसे बच्चे, उदासीन आयन, ठीक है। और क्योंकि ऐसे वाले उदासीन आयन है, ऐसे उदासीन आयन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ज्यूपिटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चे, ये ज्यूपिटर आयन बोलते हैं इसे। इसको दूसरा भी एक और नाम देते हैं, क्या, ज्यूपिटायरन आयन। इसको ठीक से लिख लेना आप, ठीक है। इंग्लिश में इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ज्यूपिटर आयन। क्या पता चला इससे आपको, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्रोटीन एक ज्यूपिटर आयन है। क्यों है, क्योंकि प्रोटीन एक उदासीन आयन है और जो आयन या जो मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो उदासीन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूपिटर आयन बोलते हैं। यानी प्रोटीन भी एक ज्यूपिटर आयन हुआ या ज्यूपिटायरन आयन हुआ, ठीक है बच्चे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं एज इट इज एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। इन्हें अच्छे से आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है। अब आप कहोगे मोनोमर का मतलब क्या होता है मैम, पहले ये बताइए बच्चे। मोनोमर का मतलब होता है एक। देखो ये जो मोनो वर्ड होता है ना, ये इसका मतलब होता है एक, और मोनोमर को अगर पूरा कहें तो कहेंगे 1 लाख, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं 1 लाख। और यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं हम इकाई। तो अब जल्दी जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं भाई, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। देखो बच्चे, इसकी मोनोमर यूनिट होती है क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, अमीनो अम्ल, ठीक है बच्चों। तो आगे से अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है या एकलक इकाई क्या होती है, तो आप क्या लिख के आएंगे, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, आप राइट आंसर टिक करके आएंगे, ठीक है। आगे मैम ये बताइए, क्या ये जो एकलक यूनिट पूछ रहे हो या मोनोमर यूनिट आप बता रहे हो प्रोटीन की, ये तो पॉलीमर्स में होते हैं, क्या प्रोटीन भी पॉलीमर है। बिल्कुल बच्चे, प्रोटीन एक क्या है, इसको ध्यान से लिखना। प्रोटीन भी एक क्या हुआ आपका, यहाँ पे लिखो इसको ध्यान से, ये है आपका एक पॉलीमर। क्या होता है बच्चे, पॉलीमर, ठीक है। ये भी एक पॉलीमर होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसकी एकलक इकाई है। और एकलक इकाई कैसे है, आगे देखो बच्चे। अमीनो एसिड जो होते हैं, मैंने बताया था ए से हम डिनोट करेंगे। एक ए तो होता है अमीनो के लिए, दूसरा ए किसके लिए, एसिड के लिए, ठीक है। चलो, इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोटीन जो होते हैं, इनके इन अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बने हुए होते हैं ऐसे। जब ये कितने होंगे बच्चे, 20 अमीनो एसिड से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। बताया था मैंने आपको पहले ही शुरू में। अब बच्चे ये एक बॉन्ड के थ्रू या एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे, ये वाले जो है ये बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड बोले तो बंध। देखो बच्चे, इन बंधों को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। इस बंध को बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, पेप्टाइड तो पेप्टाइड ही रहेगा, ठीक है। और बॉन्ड को बोलते हैं बंध, एक ऐसा बंध जिसके थ्रू कोई चीज जुड़ी हुई हो, ठीक है बच्चे। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो है ये सब पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे इन 20 अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या तैयार हुआ कि क्या होता है बच्चे, प्रोटीन में कौन से बंध होते हैं या अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। किस में होते हैं, क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। याद रखना, ऐसे के ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक। मैम आगे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एकलक इकाई अमीनो एसिड है इसकी, ठीक। और
इन अमीनो एसिड्स में जो मैंने अभी बताया ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार है, ये स्टार कर लो बच्चों इसे, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये भी स्टार है, कई कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। क्या प्रोटीन एक पॉलीमर है? बिल्कुल है, ये भी स्टार है। क्यों है पॉलीमर? क्योंकि इसकी भी एकलक इकाई होती है। एकलक इकाई कैसे है? क्योंकि ये भी बॉन्ड यानी बंध के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुआ होता है। किसके थ्रू, कैसे जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और इन अमीनो एसिड्स को कौन जोड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। समझ में आ गया? आगे आओ मैम, प्रोटीन के काम क्या क्या होते हैं ये थोड़ा बताइए। प्रोटीन ऊर्जा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कभी आपने सुना है एग खाओ? एग खाते हैं, एग से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और क्या बोलते हैं? रनिंग जा रहे हो, वहां 4-5 बादाम खाना भिगो के, 4-5 बादाम खाना भिगो के पहले, रनिंग से पहले। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी। बादाम में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, विटामिन तो होते ही है, विटामिन ई होता है उसमें, ठीक है। आगे चलो, पेशियों का निर्माण करता है। पेशियों का निर्माण, बिल्कुल बच्चे, ये क्या करता है? ये मसल्स को गेन करता है। कभी सुना है कोई पतला दुबला इंसान होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? भाई प्रोटीन वाली डाइट खाओ, यानी ऐसे रिसोर्सेज ऐड करो अपने फूड में जो क्या हो, जो हमें प्रोटीन देते हो, सो दैट यू कैन गेन मसल्स, ठीक है। तो पेशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि पेशियों का निर्माण करता है, ठीक है बच्चे। अब ये क्या है? पेशियां किस चीज में काम करती है हमारी बॉडी में? हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जल्दी बताओ किस चीज के बने हुए होते हैं ऑर्गन्स? हमारी बॉडी पार्ट जो है, अंग जो है, वो बने होते हैं मसल्स के, पेशियों के। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट मतलब दिल, तो दिल किससे बना हुआ होता है भाई? जल्दी बताओ। ये भी एक पेशीय अंग है। क्या है बच्चे? ये पेशीय अंग। ये क्वेश्चन भी आता है। अब आपको कभी लगेगा, आगे इस क्वेश्चन को देखोगे तो याद आ जाएगा। पेशीय अंग है, क्यों है? क्योंकि मसल्स का बना हुआ होता है। मसल्स बोले तो मांस, ठीक है, उससे बनता है, ये हड्डियां नहीं होती इसमें, ठीक है बच्चे। चलो ये चीज जो है इसको ध्यान से देखो। प्रोटीन हमारे ऊतक और पेशियां यानी मसल्स, और मसल्स से क्या बनती है हमारी? देखो मसल्स से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनको बनाने में सहायक है, ठीक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चे प्रोटीन को? और हम एक इसको नाम देना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है मैम? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शरीर की वृद्धि में सहायक है। वृद्धि बोले तो ग्रोथ में, ग्रोथ करवाता है शरीर की। कैसे? सपोज कोई बढ़ता हुआ बच्चा है, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा है, उसको अगर प्रोटीन ना मिले तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, वो लंबा नहीं होगा, उसके जो अंग हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से मतलब उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, कुपोषित हो जाएगा वो बच्चा, ठीक है। अभी इससे होने वाले रोग भी आगे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे? शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। दैट इज वाई वी यूज्ड टू कॉल प्रोटीन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चे। ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारे शरीर के घाव और पेशियों की, जैसे देखो सपोज आपको चोट लग गई, ठीक, कहीं पे वाउंड हुआ, घाव हो गए, उनको भरने में सहायक होता है, उनको भरेगा। और जो डैमेज्ड वहां से मसल्स है, पेशियां जो डैमेज हो गई हैं, कट गई हैं, फट गई हैं, उनकी मरम्मत करेगा। मरम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे क्या? इसको कहते हैं रिपेयर करना, ठीक है, रिपेयर करना। रिपेयर करता है और क्या करता है बच्चे? जो कुछ न्यू मसल्स होती हैं यानी नई पेशियां होती हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा? ये उनको क्या करेगा? फॉर्म करता है। तो अब अमीनो एसिड जो होते हैं उनको देखो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये आते ही आते हैं, मतलब इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसको देखो बच्चे, एक तो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं बच्चे? ये होते हैं आवश्यक। आवश्यक मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चे। और ये जो नॉन एसेंशियल होते हैं, ये कैसे होते हैं? मतलब अगर ये ना भी मिले, इसका मतलब क्या होता है नॉन एसेंशियल का? अगर ये हमें ना भी मिले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मिल जाए तो ठीक है,
ठीक है। और अगर ना भी मिले तो एज सच हमें कोई बड़ा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई हमें ये वाले अमीनो एसिड प्रोटीन के थ्रू क्यों नहीं मिल पाए बॉडी में, ठीक है बच्चे। अब देखो ये जो एसेंशियल होते हैं यानी आवश्यक वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बच्चे हम डाइट के थ्रू लेते हैं। हम डाइट मतलब जो भी हम खाना खाते हैं ना, भोजन जो खाते हैं उसके द्वारा हम इनको ग्रहण करते हैं, ठीक, समझ में आया। ठीक, अब इनका काम क्या होता है, देखो बच्चे ये ना हमें डायरेक्ट ऊर्जा देते हैं, यानी ये क्या करते हैं, हमें ये डायरेक्टली एनर्जी देते हैं हम लोगों को, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो बच्चे इनके जो स्रोत हैं यानी इनके जो क्या है, इनके जो रिसोर्सेस होते हैं वो है सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है, ठीक बच्चे। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, देखो यहाँ पे कैसीन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, ठीक है। तभी तो बोलते हैं 1 गिलास दूध डेली जरूर पीना चाहिए सोने से पहले, ठीक है। चलो अंडा भी क्या रिसोर्सेस है बच्चा, ये है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है इसके प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान से देखो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है एग में, ठीक है। मशरूम तो सबने देखी होगी। नेक्स्ट क्या है आपका गेहूं, ठीक। व्हीट जो होती है, पल्सेस दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और दाल में अगर हम बात करें मेनली दालों से कौन सा प्रोटीन मिलता है बच्चे, दालों से मिलता है आपको प्रोलेमाइनर प्रोटीन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी करती है खुद, ठीक है। अब बच्चे ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में ना एंजाइम हुए, हार्मोन्स हुए, कुछ इस तरह के जो मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस के थ्रू मिलते हैं, है ना, उनको बनाते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना। अब जो हम ये देखते हैं कि एक किस में कितना मतलब जो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो पूछेगा आपसे क्या कि एक अंडे में बताओ कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो ऑन एन एवरेज 6 कितना बच्चे 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है इससे। और कौन सा प्रोटीन होता है वो मैंने अभी बताया, कौन सा होता है बच्चे, एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैम ये बताइए पनीर में कितना होता है, तो बच्चे वो 100 ग्राम पनीर की अगर बात करें तो बताना कि 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है, 14 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट 100 ml दूध में कितना प्रोटीन मिलता है, कितना मिलता है जल्दी देखो, 4 से 5 ग्राम के बीच में प्रोटीन आपको प्राप्त होता है, किससे, 100 ml 100 मिलीलीटर दूध से। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, अभी बताया था कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, 100 ग्राम सोयाबीन में कितना प्रोटीन मिलता है, देखो बच्चों ध्यान से, कितना होता है, 45 ग्राम से 46 ग्राम मिलता है प्रोटीन, ठीक है। कितना ज्यादा प्रोटीन है ये देखो आप ध्यान से, देखो कितना ज्यादा है, 45 ग्राम 46 ग्राम, है ना। इसलिए बोलते हैं सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चे। अब एक दिन में हमें 60 ग्राम प्रोटीन खाना जरूर चाहिए, मतलब इसका मतलब समझो हमें एक दिन में अपनी डाइट में जब हम प्रोटीन वाली रिसोर्सेज मतलब ऐड ऑन कर रहे हैं ना, तो वो ये देखना चाहिए कि आपने क्या क्या खाया, उससे कुल मिला के 60 ग्राम प्रोटीन जरूर मिले। ये कब मिले बच्चे, जिस बच्चे की ये कब है इतना प्रोटीन, कब जरूरी है, या तो आपकी आयु 18 वर्ष हो, इतने वर्ष से लेके 20 से 25 साल तक के इंसान को क्या खाना चाहिए, इतना प्रोटीन जरूर खाना चाहिए, ठीक है बच्चे। और अगर वेट की बात करें तो 70 केजी के आसपास अगर आपका वेट है तो भी आप इतना प्रोटीन खाएं जरूर, ठीक है बच्चे। अब हम बात करेंगे अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर कौन से तो रोग हो जाएंगे, यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस डिजीजेस क्या क्या है, ठीक है। अब जो प्रोटीन की अगर अधिकता हो जाए तब क्या होता है, दैट मीन्स अगर प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में जमा हो जाए, यानी अगर हमें 60 ग्राम प्रोटीन खाना था पर डे, लेकिन 60 से ज्यादा हम कितना लेने लगे, 70 ग्राम 80 ग्राम, मतलब प्रोटीन रिसोर्सेस हमने ज्यादा मात्रा में खाए और हमारी बॉडी में क्या जमा हो गया, बहुत ज्यादा प्रोटीन जम गया। तो उससे क्या चीजें हमारी बॉडी कैसे अफेक्ट होगी वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो बच्चे, जब प्रोटीन की कमी होती है तो एक रोग होता है, कौन सा, क्वाशियरकोर, ठीक है। ये क्वाशियरकोर जो रोग होता है ये बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों में होता है, यानी जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेके 5 साल तक की होती है, मेनली उन बच्चों में ये वाला रोग देखने को मिलता है, कौन सा, क्वाशियरकोर नाम का, ठीक है बच्चे। अब इसमें होता क्या क्या है वो देखो, जब ये रोग किसी बच्चे में आ जाएगा
उसके क्या हो जाएंगे बच्चे, बाल झड़ जाएंगे, यानी हेयर फॉल देखने को मिलता है हमें, ठीक। और नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, उसको भूख नहीं लगती, या लगती है तो बहुत कम, बहुत रेयर लगती है, ठीक है बच्चा, वो खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, ठीक, यानी उसकी जो एपेटाइट है वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक बच्चे। अब क्या होता है इसमें दूसरा, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पेट फूलकर बाहर निकल जाता है। पता है एक्चुअल में होता क्या है, बच्चा कुछ ऐसा सा हो जाएगा, मतलब ऐसा, उसका पेट ऐसे ऐसे फूल जाएगा और ऐसे ऐसे, मतलब पेट तो बाहर आ जाएगा, और हाथ पैर जो होते हैं ना, और पसली वाला जो एरिया होता है हमारा, है ना, वो बिल्कुल सूख के एकदम पतले पतले हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो पेट बेसिकली बाहर निकल जाएगा इनका। बाकी क्या होता है, बाकी सभी वेट वजन कम हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी, बस पेट तो इसका बाहर आ जाएगा ये वाली चीज, और हाथ पैर गर्दन, ये जो पसलियां होती है, रिब्स जो होती हैं वो दिखने लगेंगी, हाथ भी बहुत पतले से हो जाएंगे, पैर भी बहुत पतले हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला जो रोग है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, मेरास्मस। मेरास्मस क्या होता है बच्चे, ये बेसिकली ये भी एक रोग है, प्रोटीन की कमी से होता है। किसमें होता है, मेनली 1 साल से लेके 2 साल के बच्चों की जो उम्र होती है उन बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो बच्चे इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा। अच्छा, विकास जो है ना बेसिकली बच्चे, देखो शारीरिक विकास को कहते हैं हम ग्रोथ, और मानसिक भी क्या होता है, एक तरीके से डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ, ठीक है। उसका जो मानसिक विकास है वो भी नहीं होगा, यानी अच्छे से सोचने समझने की शक्ति नहीं आएगी, उसका मेंटल लेवल उस तरीके से काम नहीं करेगा। और जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल जो ग्रोथ होती है बच्चों में, यानी अच्छी हेल्थ, एकदम हष्ट पुष्ट बच्चा नहीं लगेगा वो, ठीक। दूसरा क्या है बच्चे, झुर्रियों से भर जाता है शरीर, यानी जो उसकी जो बॉडी है ना, उसकी जो स्किन है उस पे रिंकल्स पड़ जाएंगी, पतला दुबला होके उसके अंदर से, मतलब देखो प्रोटीन क्या करता है बच्चे, ध्यान से देखो, प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ देता है, यानी जैसे स्किन है ना, प्रोटीन मतलब इसके अंदर जमा होगा और एकदम अच्छे से हमारे हाथ पैरों को सुडौल बनाता है, ठीक है। अब जब प्रोटीन ही नहीं है तो क्या होगा, स्किन के अंदर से फैट हट जाएगा सब कुछ, और स्किन क्या होगी, हड्डियों पे चिपकने लगेगी, और क्या होगी, ढीली पड़ के वो सिकुड़ने लगती है, बिल्कुल ऐसे, है ना। तो जब ये सिकुड़ती है, झुर्रियां पड़ती हैं, यानी रिंकल्स पड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा क्या होता है, एनीमिया, यानी खून की कमी रहती है, मतलब बच्चे उसमें आरबीसीज नहीं बनती, ठीक है। उस बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी नहीं बनेगी। जब आरबीसी नहीं बनती तो खून कम होगा, खून कम होगा तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हमने जल्दी से जाके देखो, पहले वाली वीडियो में डिजीजेस डिस्कस कराए थे, उसमें बताया था एनीमिया रोग, ठीक है बच्चे। उसमें बच्चे में क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, जब कभी भी कोई भी चीज हम एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है, वो हमारे लीवर में जाके जमने लगती है, ठीक है, यानी वहां पे स्टोर होने लगती है। इसलिए लीवर को पता है क्या बोलते हैं, स्टोर भी बोलते हैं बॉडी का, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सेस अमाउंट की चीजें क्या करती हैं, स्टोर होने लगती हैं। देखो जैसे अब यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन अगर हमने एक्सेस अमाउंट में खाया तो ये कहाँ जाएगा, ये बच्चे जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में इसका ब्रेकडाउन होगा, और बॉडी में भी ब्रेकडाउन कहां पे होता है बच्चे, लीवर के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक। अब जब लीवर में इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, ये अमोनिया में बना देगा, मतलब ये अमोनिया इस अमोनिया में टूटेगा, ठीक है। क्या, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके लीवर में क्या बन गया, अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया आगे गया, ठीक, आगे कहां पे गया बच्चे, आगे जाके ये अमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चा। यूरिक एसिड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिक एसिड कहां पे जाएगा बच्चे, ये पता है कहां जाता है, ये जाता है आपकी किडनी में, और किडनी में जाके क्या करता है, ये जम जाएगा, ठीक है बच्चे। वहां ऐसे जमेगा कि आपके जो गुर्दे हैं, यानी जो किडनी है, वो फेल हो जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी। और किडनी का काम क्या होता है बच्चे, फिल्टर करने का। फिर वो क्या करेंगी, फिर वो आपके अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उसको क्या नहीं कर पाएंगी, छान नहीं पाएंगी, और आपके क्या हो जाएंगी, किडनियां फेल हो जाएंगी, और ये सब चीजें आपको मतलब कुछ रोग हो जाएंगे किडनी वाले, ठीक है बच्चे। चलो अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और वन माइंड गुरुकुल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।